दोस्तों आज का हमारा सेकंड लेक्चर है एलन ब्रैडली पीएलसी के सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके पहले जो लेक्चर आपने देखा उसमें हमने देखा एलन ब्रैडली पीएलसी प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास जो पीएलसी है आरएस लॉजिक्स 1400, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है आरएस लॉजिक्स 500, ये सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे। और हमने ये भी देखा आरएस लॉजिक्स 500, उसके बाद आरएस लॉजिक्स इमुलेट 500 एंड आरएस लॉजिक्स आरएस लिंक्स क्लासिक लाइट में क्या रिलेशनशिप है। ये तीनों सॉफ्टवेयर हमें ओपन करके क्यों रखने हैं, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम देखेंगे, इसमें हम अपना एलन ब्रैडली पीएलसी का जो पहला प्रोग्राम है वो प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम बनाने के बाद उस प्रोग्राम को हम सिमुलेशन में रन करेंगे। जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम बनाने के बाद पीएलसी को जब हम सिमुलेशन मोड में रन करने वाले हैं तो पीएलसी के डिफरेंट मोड्स क्या है, सॉफ्टवेयर को सिमुलेटर में कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रन करना है और कैसे इनपुट देके आउटपुट चेक करना है, ये सारी चीज़ें बेसिक हम एक एनओ इनपुट लेके एक आउटपुट लेके चेक करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर का जो मेन एजेंडा रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो आरएस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम पहला प्रोग्राम कैसे बनाएं और उसको सिमुलेशन में सक्सेसफुली कैसे रन करें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेसिक सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है ये भी हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है, इसके पहले एक चीज़ देख लेना, अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हो और इस टाइप का आपको प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड का मैसेज आता है तो उसे टाइम बीइंग के लिए आपको ओके क्लिक करके कंटिन्यू करना है। आपका जो काम है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे लिखा है दिस ग्रेस पीरियड विल एक्सपायर इन अनदर 6 days 11 hours। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर 7 दिन तक काम करता है। 7वें दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद इसे फिर से कैसे रीएक्टिवेट करना है इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि बहुत बार आप ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप पे भी इंस्टॉल करके घर पे प्रैक्टिस करते हो। आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो जब आपका प्रैक्टिस चल रहा है और 7 दिन के बाद आप सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ नहीं कर पाओगे तो आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी के लिए मैंने जैसे बोला, आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इस विंडो को क्लोज़ करो ताकि हम जो अपना एजेंडा है आज के लेक्चर का उसे कंटिन्यू कर पाएँ। तो जैसे मैंने बोला कि पहला प्रोग्राम तो हम लिखने ही वाले हैं, बट पहला प्रोग्राम लिखने के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो आपको जानना ज़रूरी है प्रोग्राम लिखने के पहले, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो ये आरएस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन है। अगर मैं फाइल में जाके न्यू करता हूँ या फिर मैं ये न्यू बटन दबाता हूँ तो मेरे पास नया प्रोग्राम लिखने के लिए सिलेक्ट प्रोसेसर टाइप नाम का विंडो ओपन हो जाता है। अब ये विंडो में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, तो ये आपको जो लिस्ट दिख रही है ये लिस्ट है उन पीएलसीज़ की जिन पीएलसीज़ का प्रोग्राम आप आरएस लॉजिक्स 500 सॉफ्टवेयर यूज़ करके कर सकते हो। तो पहली बात, जब आप आपका पहला प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आप कौन से पीएलसी के लिए प्रोग्राम कर रहे हो। तो ये जानना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पीएलसीज़ जो होते हैं उनमें बेस्ड ऑन सीपीयू टाइप, बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट
नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट्स, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपका कोई पीएलसी रहेगा जिसमें 10 इनपुट्स है 10 आउटपुट्स है, कोई पीएलसी रहेगा जिसमें 50 इनपुट्स है 50 आउटपुट्स है। तो जब तक आप आपके पीएलसी का राइट मॉडल सिलेक्ट नहीं करते तब तक सॉफ्टवेयर को पता नहीं चलता है कि आप कौन से पीएलसी के लिए प्रोग्राम करने जा रहे हो। तो ये स्टेप 1 है, जानना कि आप कौन से पीएलसी के लिए प्रोग्राम करोगे। तो अभी आप लैब में 2 मिनट अपना जो एलन ब्रेडली का जो ट्रेनिंग किट है उस किट के ऊपर जाओ, उस पे जो एलन ब्रेडली का पीएलसी लगा है उस पीएलसी के ऊपर क्या लिखा है देख के क्विकली वापस आ जाना, ताकि हम यहाँ पे पीएलसी को सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो आपने देखा पीएलसी के ऊपर लिखा है RS Logix 1400। तो ये जो पीएलसी है ये मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, RS Logix 1400। अब 1400 में यहाँ पे 2 पीएलसीज हैं, 1400 सीरीज़ A, 1400 सीरीज़ B। जो हमारे पास पीएलसी है वो सीरीज़ ए का पीएलसी है, जिसका ये सीरीज़ आपको फ्रंट पे नहीं दिखता, बट पीएलसी के पीछे इस सीरीज़ के बारे में डिटेल दिया है। तो आपको सीरीज़ ए सिलेक्ट करनी है। ये आपका स्टेप 1 हो गया टू सिलेक्ट द प्रोसेसर। अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सेटिंग ड्राइवर में यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है। ये जो ड्रॉप डाउन है इसमें अभी हमने सिमुलेशन का एक ही ड्राइवर कॉन्फ़िगर किया है, इसलिए एक ही ड्राइवर दिख रहा है। अदरवाइज़ अगर आप इथरनेट पोर्ट को भी कॉन्फ़िगर करते हो तो वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी मुझे सिमुलेशन पे काम करना है, इसलिए मैं EMU 500-1 जो मेरा ड्राइवर है मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। प्रोसेसर नोड में जो फिगर है उसे आपको एज इट इज़ रखना है। रिप्ले टाइम आउट में जो 10 सेकंड का टाइम आउट यहाँ पे दिख रहा है उसको एज इट इज़ रखना, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। उसके बाद जो प्रोसेसर नेम है इसे आपको नाम देना है, मतलब आप जिस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम बना रहे हो उसका रिलीवेंट नाम आपको यहाँ पे देना है। मान लो अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो कन्वेयर बेल्ट के लिए है तो मैं यहाँ पे नाम दूंगा कन्वेयर। तो ये मैंने नाम दे दिया। तो प्रोसेसर सिलेक्शन में मैंने 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे की हैं। पहले मैंने ये कंफर्म किया कि मेरा पीएलसी कौन सा है, अकॉर्डिंगली मैंने उस पीएलसी को मेरे प्रोसेसर में सिलेक्ट कर लिया ताकि मेरे इनपुट आउटपुट सही से कॉन्फ़िगर हो जाए और RS Logix 500 को ये पता चले कि मैं कौन से पीएलसी के लिए प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जो ड्राइवर थे, मुझे सिमुलेशन में मेरे प्रोग्राम को रन करना है, इसलिए मैंने ड्राइवर को सिमुलेशन में सिलेक्ट किया है। प्रोसेसर नोड में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, रिले टाइम आउट में मैंने कुछ चेंज नहीं किया। हु एक्टिव यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी आपके लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो प्रोसेसर नेम देने के बाद प्रोसेसर सिलेक्ट करके ड्राइवर सिलेक्ट करके अभी मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आप अगर देखोगे तो आपके सामने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अब इस ये जो ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है ये 2 डिफरेंट पार्ट्स में आपके सामने क्रिएट हो गया है। जो ये लेफ़्ट में वर्टिकल आपको दिख रहा है ये आपके प्रोजेक्ट का सेटिंग है। जो कन्वेयर आपने जो नाम दिया था कन्वेयर, वो नाम यहाँ पे कन्वेयर का आ गया, कन्वेयर का एक प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ जो रिलेटेड डेटा इम्पॉर्टेंट है, जो कॉन्फ़िगरेशंस इम्पॉर्टेंट है, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन इस सॉफ्टवेयर ने आपके लिए बना के प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस प्लस वाले बटन के ऊपर तो ये एक्सपांड हो जाता है। यहाँ पे आपको माइनस दिखता है, माइनस के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स होने के बाद आप इसके अंदर की चीज़ें नहीं देख सकते हो। तो अभी मैं इसको एक्सपांड करता हूँ।
एक्सपांड करने के बाद पहले प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट फोल्डर्स है, ठीक है, उनके बारे में हम हाई लेवल पे डिटेल्स देखते हैं जो अभी हमारे काम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे तो आपकी हेल्प है, ये जो फोल्डर है ये आपका हेल्प का फोल्डर है। हेल्प फोल्डर आपको किसी पर्टिकुलर पीएलसी के बारे में, उसके इनपुट आउटपुट्स के बारे में, उसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में हेल्प प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो RS लॉजिक्स 1400 पीएलसी है, उसका आप समझ लो कि ये इनडायरेक्टली एक बुक ही है जो इसने आपको प्रोवाइड किया है, क्योंकि जब आप काम करोगे तो काम करने के टाइम पे आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में या प्रोग्राम लिखने के लिए जो डिटेल्स चाहिए उसके बारे में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो हेल्प आप कहाँ से लाओगे? वो हेल्प आपको यहाँ से मिलेगा। तो अगर मैं कंटेंट के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये पूरी हेल्प मेरे लिए ओपन हो गई। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प यहाँ पे मेरे लिए ओपन हो गई। अब सॉफ्टवेयर में जब आप जाते हो तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ें आपको दिखती है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल पासवर्ड एंड प्रोटेक्शन अगर आपको आपके प्रोग्राम में देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस सेक्शन में जाके देख सकते हो। लैडर एडिट करने के लिए क्या सब करना पड़ेगा, उसके शॉर्टकट कीज़ क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प यहाँ से ओपन हो गई। अब स्पेसिफिक हेल्प ओपन, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन का सेट है जो एलन ब्रेडली पीएलसी में यूज़ होता है, ये इंस्ट्रक्शन का सेट ओपन हो जाता है। हम इसमें से सारे इंस्ट्रक्शंस देखने वाले नहीं हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, क्योंकि आप अभी बिगिनर लेवल पे हो। बिगिनर लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप यूज़ नहीं करते हो, लेकिन जैसे आप आगे करियर में, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन करियर में एक्सपीरियंस बन जाओगे तो हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़े जो हम अपने कोर्स में अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, और अभी आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए भी वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस है। किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाके आप माउस ओवर करोगे तो यहाँ पे आपको हाइपरलिंक दिख रहा है, और इस हाइपरलिंक के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपको उस हाइपरलिंक रिलेटेड जो डिटेल है वो ओपन हो जाएगा। मान लो अगर मैं XIC के ऊपर क्लिक करता हूँ तो XIC का मतलब क्या है, उसका लैडर में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और इसके बारे में जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया है। तो एज अ लैडर प्रोग्रामर, एज अ पीएलसी प्रोग्रामर आपको इफ़ेक्टिवली हेल्प का यूज़ करना आना चाहिए, और ये हेल्प बहुत इजीली अवेलेबल है इस फोल्डर में, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप यूज़ करोगे, आगे जाके जो कोई भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो हो सकता है कि मैंने पढ़ाने के बाद, वीडियो देखने के बाद भी आपको कुछ डाउट्स रहेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ये आपको सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस फॉलो करनी है, जिस प्रैक्टिस में आप खुद जाके हेल्प ओपन करोगे और इसको रीड करोगे। अब ये सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस का आपको आगे जाके जो यूज़ होने वाला है वो ये होने वाला है कि इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो इंडस्ट्री में काम करने के टाइम पे नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज़ आपको हेल्प करने के लिए आपके साथ कोई है। तो आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, आपको जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन खुद कैसे फाइंड आउट करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए आपके पास कौन से टाइप का हेल्प अवेलेबल है वो पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर यही आपको पता नहीं होगा तो हेल्प हो सकता है कि आपके सामने अवेलेबल है, बट बिकॉज यू डू नॉट नो अबाउट द हेल्प आप उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाओगे। तो कंटेंट और इंस्ट्रक्शन हेल्प के बारे में मैंने बताया। आगे जाके स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हेल्प को कैसे ओपन करना है लैडर से वो भी मैं समझाऊंगा। तो ये तो हेल्प रिलेटेड हो गया। अब कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोलर के अंदर के जो सारे डिटेल्स है इसको अभी हम टाइम बीइंग के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि ये पीएलसी प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है।
तो हो सकता है कि आपके जब टेंटेटिवली एलन ब्रेडली का पीएलसी ख़त्म होने को आएगा और आपको सिमुलेशन के साथ साथ आपके प्रोग्राम को किट के अंदर डाउनलोड करके भी आपको चेक करना है, तो उस टाइम पे ये कंट्रोलर, उसके प्रॉपर्टीज़, इसमें हमें क्या चेक करना है ये हमें जानना ज़रूरी है। बट उसको हम उस टाइम पे सेपरेट सेशन में देख लेंगे, क्योंकि अगर अभी हम देखेंगे तो आप कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो अभी आप इसको टाइम बीइंग के लिए स्किप कर दो। उसके बाद जो है प्रोग्राम फाइल्स, तो प्रोग्राम फाइल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको sys0 sys1 ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल दिख रहा है। इसमें हम कुछ नहीं करते। इसमें ये जो लैडर बना हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो है ये सेक्शन में आपको ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लैडर। और लैडर का जो एक वर्टिकल है वो नेगेटिव होता है, दूसरा वर्टिकल जो है वो पॉजिटिव होता है। और इसके अंदर ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है इसे हम बोलते हैं रंग। तो लैडर बेसिकली जो होता है वो सीडी जैसे दिखता है। जो आपने अगर कोई सीडी देखी होगी तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, दो वर्टिकल बार्स एंड उसके बीच में हॉरिजॉन्टल बार, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको लैडर बोलते हैं। अब लैडर में आप जैसे जैसे ये जो एक होता है ये रंग होता है, ये एंड जो है ये जब लैडर आपका जहाँ ख़त्म होता है इसके बाद सबसे लास्ट में ये लैडर में आपको एंड आ जाता है। मतलब मान लो अगर ये जो है यहाँ से मैं न्यू रंग ऐड कर सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं नया रंग ऐड करते जाऊँगा तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो लैडर का एंड है वो नीचे शिफ्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम आपके जो नए लैडर बन रहे हैं उसको नंबरिंग दिया जा रहा है। तो ये लैडर 1 ये आपका 0 नंबर का रंग हो गया, ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 3 नंबर का हो गया, ये 4 नंबर का हो गया, 5 नंबर का हो गया। अब ये जो रंग है, इस रंग के बीच में हम अपना जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं। तो ये रंग जैसे मैंने ऐड किए वैसे स्पेसिफिक रंग को जाके आप डिलीट भी कर सकते हो। मान लो मुझे ये रंग नहीं चाहिए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं राइट क्लिक करके डिलीट बोल सकता हूँ या कंप्यूटर कीबोर्ड से मैं डिलीट का बटन भी दबा सकता हूँ। तो मान लो यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ तो आपने देखा पहले मेरे टोटल रंग 5 थे जो कि अभी 4 बन गए। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, मान लो मेरे 4 थे 3 बन गए, मैं इसको भी डिलीट करता हूँ, 3 थे 2 रह गए। अब मैं इसको भी डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे एक सिंगल रंग चाहिए जिसमें मैं बेसिक प्रोग्राम मेरा अभी लिखने वाला हूँ, और सेकंड रंग जो मेरा रहेगा वो मेरा एंड का रंग रहेगा। काउंटिंग इसका 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये पहला रंग है, ये दूसरा रंग है। इन टोटल मेरे पास 2 रंग है, और जो सेकंड रंग है जिसका नंबर 0001 है वो एंड रंग है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा यहाँ पे जो मैंने लैडर ऐड किया उसके बारे में। मैं मल्टीपल लैडर के प्रोग्राम्स भी ऐड कर सकता हूँ। तो मान लो यहाँ पे अभी आपको LAD2 दिख रहा है, तो हो सकता है मैं नया लैडर ऐड करूँ, उसका नाम LAD3 हो जाएगा, LAD4 हो जाएगा। लेकिन उसका जो नीड है वो कोर्स में अभी हमें नहीं है। आगे जाके जब आप सब रूटीन का टॉपिक देखें, आगे जाके जब मैं आपको सब रूटीन का टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उस टॉपिक में हमें मल्टीपल लैडर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे हम एक लैडर से दूसरे लैडर में प्रोग्राम का कंट्रोल शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मल्टीपल लैडर ऐड नहीं करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट लैडर अपने पास है वो LAD2 है। ये हो गया प्रोग्राम फाइल्स। अब उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स के बारे में आपको डिटेल जानकारी रहना, उसका अंडरस्टैंडिंग होना प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा फाइल्स में क्रॉस रेफरेंस को अभी हम इग्नोर करते हैं, अभी के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो अगला डेटा फाइल आपका है, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ और इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये बटन यूज़ करके आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कोई भी PLC जो है, उस PLC में आपने देखा होगा कि हम PLC को इनपुट्स देते हैं। PLC को जो हम इनपुट्स देते हैं वो आइदर स्विचेस से आता है या सेंसर से आता है।
तो वो इनपुट जो आपका आता है वो इनपुट इस फाइल में स्टोर किया जाता है, उसका जो स्टेट होता है इनपुट का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे पास मेरे पीएलसी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 इनपुट्स हैं, और हर एक इनपुट के लिए जो मेमोरी एलोकेटेड है वो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेटेड है। हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में एंड मेमोरी का जो हम लोगों का टॉपिक है, राइट, बिट बाइट मेगाबाइट किलोबाइट, इस टॉपिक में हमने देखा है कि एक जो आपका बाइट होता है वो 8 बिट का मिलके बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 बिट्स है। 16 बिट्स का मतलब ये हो गया कि हमने 2 बाइट्स को यूज़ किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इनपुट है, इस इनपुट को जो अगर मैं कुछ इनपुट 0 पे अगर मैं कुछ डेटा पास करता हूँ तो एट द मैक्स मैं क्या डेटा पास कर सकता हूँ, एट द मैक्स मैं 2 बाइट में जो डेटा बैठेगा वो डेटा मैं इसके अंदर पास कर सकता हूँ, राइट। और मान लो अगर मुझे इस इनपुट को एज अ डिजिटल इनपुट यूज़ करना है तो डिजिटल इनपुट में इनपुट का वैल्यू 0 या 1 रहता है, राइट। तो वो करने के लिए मुझे सिंगल बिट की ज़रूरत है। तो ये 0 से लेके 15 तक कोई भी एक बिट मैं यूज़ कर सकता हूँ जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो जैसे हम इनपुट चेंज करेंगे, मान लो यहाँ पे मैंने एक पुश बटन कनेक्ट कर दिया और जो पुश बटन एनो टाइप का है, और मैंने एड्रेस यूज़ कर लिया, मान लो I00 एड्रेस यूज़ कर लिया, और जब मैं पुश बटन को पुश करूँगा तो पुश बटन का स्टेट 0 से 1 पे चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 दिखाई देगा। तो ऐसे हम ये जो डेटा फाइल है जो इनपुट रिलेटेड है इसको हम रीफर और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बाइनरी फॉर्मेट है। मैं अगर ऑक्टल फॉर्मेट लेता हूँ तो ऑक्टल में वो अलग दिखाएगा, लेकिन मुझे अभी बाइनरी फॉर्मेट चाहिए इसलिए मैं बाइनरी में इसको यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे रिफ़र करने के लिए ये इजी रहे। सिमिलरली आपका आउटपुट फाइल है। अब आउटपुट फाइल में आपका पीएलसी जितने आउटपुट सपोर्ट करता है उतने आउटपुट आपको मिलेंगे, और आउटपुट जो आपका रहेगा वो भी एट द मैक्स 2 बाइट का आउटपुट रहेगा। ये स्टेटस जो है, ये स्टेटस के बारे में डिटेल्स आपको देता है। अभी के लिए आप इसको इग्नोर करो, हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। ये बाइनरी इनपुट्स है। बाइनरी इनपुट का जो आपका फाइल है वो B3 फाइल है। बाइनरी एज अ मेमोरी यूज़ किया जाता है। आपको कुछ कैलकुलेशंस पीएलसी के अंदर कैलकुलेशंस करने के लिए बहुत बार आपको बाइनरी इनपुट की या मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में हम ये बाइनरी जो इनपुट है या बाइनरी डेटा जो है उसका हम यूज़ करते हैं। आगे जाके आपको जो असाइनमेंट्स हमारे हैं वो असाइनमेंट्स में मैं डिटेल बताऊंगा कि आपको किस जगह पे जाके ये बाइनरी का यूज़ करना है। लेकिन बाइनरी का जो डेटा फाइल है वो B3 है। इनपुट का जो डेटा फाइल है वो I1 है। आउटपुट का जो डेटा फाइल है वो O0 है। सिमिलरली हमारे पास है टाइमर्स। टाइमर का डेटा फाइल जो है वो T4 है। मतलब आपको अगर कोई टाइमर यूज़ करना है तो आप बोलोगे, आप यूज़ करोगे T40, मतलब आप टाइमर की जो डेटा फाइल है उससे जो 0 नंबर का टाइमर है उसको यूज़ कर रहे हो। सिमिलरली काउंटर जो है वो है C5। इंटीजर डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो वो N7 है, और फ्लोट डेटा अगर आपको सेव करना है तो वो F8 है। और इंटीजर में और फ्लोट में क्या डिफरेंस है ये हमने जो बेसिक्स के हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमने पहले ही इसको देखा है। तो ये तो हो गया डिटेल आपके डेटा फाइल्स के बारे में। हमने प्रोग्राम फाइल देखे, डेटा फाइल्स देखे, कंट्रोलर के बारे में मैंने आपको बोला कि हम बाद में देखेंगे। हेल्प जो है वो कैसे यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद की ये जो बाकी के फाइल्स है, जो फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं, डेटा लॉगिंग, RCP कॉन्फ़िगरेशन, फोर्स फाइल, कस्टम डेटा मॉनिटरिंग और बाकी है, इसका अभी आपको ज़रूरत नहीं है तो अभी हम इसको स्किप कर देंगे। अब हम आते हैं पहले प्रोग्राम की तरफ, ठीक है।
अब हमें लिखना है पहला प्रोग्राम। मैंने यहाँ से ये जो मेरा इंस्ट्रक्शन का जो टूल बार मुझे दिख रहा है, यहाँ से मैंने एक रंग ले लिया। रंग लेने के बाद अब मुझे एक एनो स्विच यूज़ करके मेरे आउटपुट को ऑन करना है। तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इंडिकेट करता है नॉर्मली ओपन स्विच इन लैडर कन्वेंशन, जिसको एग्जामाइन इफ़ क्लोज्ड भी बोलते हैं। एग्जामाइंड इफ़ क्लोज का मतलब ऐसे होता है कि ये जो स्विच है, इसको मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ये जो स्विच है ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, लेकिन हमें इसको एग्जामाइन करना है जब ये क्लोज़ होगा। और ये स्विच क्लोज़ होने के बाद मेरा कुछ एक्शन होगा, क्योंकि मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव लाइन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में जब पोटेंशियल डिफरेंस कंप्लीट हो जाता है तभी आपका सर्किट कंप्लीट होता है। तो जो आपका एनो स्विच है, इसको जब मैं फंक्शनली क्लोज करूँगा तब मेरा यहाँ पे मैं जो आउटपुट दूंगा वो ऑन हो जाएगा। तो ये तो मेरा एक इनपुट हो गया। अब ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट एनर्जाइज, ये आपका आउटपुट है। तो मैं आउटपुट भी ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया, मैंने यहाँ पे एक आउटपुट ले लिया। अब जैसे मैंने बोला कि आप ये इंस्ट्रक्शन का जो हेल्प है ये यहाँ से तो ओपन कर ही सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन का हेल्प डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करके आपके कंप्यूटर पे जो F1 का बटन है उसको अगर आप दबाओगे F1, तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के बारे में आपका हेल्प ओपन हो जाएगा। तो ये देखो मेरा यहाँ पे जो मैंने एग्जामाइन इफ़ क्लोज मतलब जो एनो का इंस्ट्रक्शन मैंने लिया है उसके बारे में यहाँ पे हेल्प ओपन हो गया। अब ये जो हेल्प है इसमें आप डिटेल गो थ्रू करके ये एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में जान सकते हो। तो आप इसको बाद में डिटेल जब आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो डिटेल एक बार गो थ्रू कर लेना। अभी मैं इस हेल्प को जो है मिनिमाइज़ करता हूँ और आगे का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि आपने जो इनपुट यहाँ पे एक एनो लिया है, इस इनपुट को आप पीएलसी के कौन से इनपुट के साथ लिंक करना चाहते हो। मतलब यहाँ पे जब ये क्लोज होगा तो ये सिग्नल पीएलसी के कौन से इनपुट पे जाएगा। तो यहाँ पे मैं बाइनरी इनपुट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा पुश बटन है वो बाइनरी इनपुट आइदर वो 0 रहेगा या 1 रहेगा। 0 है मतलब वो ओपन है, 1 है मतलब वो क्लोज्ड है। तो मैं इनपुट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं उसको एक एड्रेस दे दूँगा कि भाई ये जो पुश बटन है इसको तू इनपुट I0 के साथ और I0 में उसकी 0th मेमोरी के साथ कनेक्ट कर। अब इसको मैं यहाँ से देखो मैं ड्रैग कर रहा हूँ और ये लिंक हो गया। तो मैंने इसको एक एड्रेस दे दिया इसे जिसके साथ कम्युनिकेट करना है। दूसरी बात, मैं इसको सिलेक्ट करके मैं मेरे कंप्यूटर के ऊपर अभी एक एंटर का की दबा रहा हूँ। सॉरी, मैं यहाँ क्लिक करके मैं कंप्यूटर के ऊपर एंटर का की 2 बार मैंने दबाया। तो 2 बार दबाने के बाद मैं इस इनपुट को कुछ नाम भी दे सकता हूँ। मान लो आप इस बटन का यूज़ करके किसी मशीन को स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं उस केस में इसको बोलूँगा स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बटन जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी एक नाम आ गया, राइट, स्टार्ट करके। तो ये मैं स्टार्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे ही ये मेरा आउटपुट है। तो मैंने इनपुट का एड्रेस लिया था, वैसे ही जब यहाँ से आपका सप्लाई आगे जाएगा तो आउटपुट में आपको किस चीज़ को ऑन करना है, कौन से आउटपुट को ऑन करना है। तो मैं सिमिलरली यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि मैं यहाँ पे ओ, ठीक है, मैं जैसे ही ओ लिखूँगा तो मेरे पास आगे का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर लिया, इसने O00 के साथ इसको अटैच कर दिया। अगर मुझे इसको 0 की जगह पे मान लो 1 के साथ अटैच करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाके इसको 1 भी कर सकता हूँ। मैं इसको 1 भी कर सकता हूँ, राइट। वो मेरे प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड है कि मुझे इसे किसके साथ लिंक करना है। तो मेरे पास कितने इनपुट्स है, मैं कौन सा बिट यूज़ करना चाहता हूँ। तो टाइम बीइंग के लिए मान लो मैं फिर से 0 यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने एक इनपुट ले लिया, एक मैंने यहाँ पे आउटपुट ले लिया। अब आउटपुट पे भी वही है, मैं इसको सिलेक्ट करके जब मैं 2 बार एंटर करूँगा तो मैं
इससे कौन सा आउटपुट ऑन होने वाला है उसके बारे में डिटेल दे सकता हूँ। मान लो यहाँ से एक बल्ब मैं ऑन कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बल्ब। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो आउटपुट में मेरा एक बल्ब जलने वाला है। ये मैंने लैडर लॉजिक यहाँ पे लिखा है। तो और इसको मैं अब इतना लिख के इसको मैं करता हूँ सेव। अब सेव करने के टाइम पे आपको इसे पाथ देना है। तो मैं इसको D: पे एलन ब्रेडली में, या मैं असाइनमेंट्स में सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ इसको कन्वेयर करके। ठीक है, सेव कर दिया। तो ये प्रोग्राम मेरा हो गया सेव। तो अब प्रोग्राम को सेव करने के बाद मुझे इस प्रोग्राम को पहले चेक करना है कि मेरे प्रोग्राम में कुछ एरर्स तो नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ये जो टिक मार्क दिख रहा है ग्रीन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वेरीफाई फाइल, तो इसने फाइल को वेरीफाई किया, कुछ भी एरर्स नहीं है। उसके बाद वेरीफाई प्रोजेक्ट, मैं पूरे प्रोजेक्ट को एक बार वेरीफाई करता हूँ। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मैसेज आ गया, वेरीफाई हैज़ कंप्लीटेड, नो एरर्स फाउंड। मतलब मेरे प्रोग्राम में और कंप्लीट मेरे प्रोजेक्ट में अभी मुझे कुछ भी एरर नहीं मिला है। तो मेरे पास अगर कोई भी एरर नहीं है तो मैं इस प्रोग्राम को अब रन कर सकता हूँ। ठीक है, तो रन करने के लिए मैंने जैसे आपको बोला कि अभी हम सिमुलेशन में रन करेंगे, तो अब हम प्रोजेक्ट को रन करने के लिए पहले जाते हैं इस ऑप्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा जो प्रोजेक्ट है ये अभी ऑफलाइन है। ठीक है, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे सिमुलेटर में। तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा। अभी ये मेरा सिमुलेटर है, देखो ये मेरा क्या है, सिमुलेटर है। सिमुलेटर में यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे अभी आपको पूरा ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी नाम नहीं दिख रहा है। तो पहले मैं यहाँ जाके मैं मेरे प्रोजेक्ट को करता हूँ डाउनलोड। देखो अब ये क्या बोल रहा है, डाउनलोडिंग प्रोग्राम। ठीक है, दिस टू, ये कहाँ पे डाउनलोड कर रहा है, इमुलेटर के अंदर। देखो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे जो लिखा है इसको आप एक बार पढ़ लेना। डाउनलोडिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम दिया माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज़ A2 में इसने लिखा है। ये कहाँ पे डाउनलोड कर रहा है, EMU 501 में, जो कि आपका इमुलेटर है। तो ये बोलता है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद डाउनलोड। तो हम बोलते हैं येस, क्योंकि मुझे सिमुलेशन में मेरे प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक करना है ये प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो इसने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ, ये बोलता है कि डाउनलोड करने के बाद आपको ऑनलाइन जाना है क्या। ऑनलाइन जाना है क्या, इसका मतलब आपको इस प्रोग्राम को ऑनलाइन जाके रन करना है क्या। तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ता है, तभी आप प्रोग्राम को रन कर पाते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सिंबल जो ब्लैक और इसमें दिख रहा है, अभी ये स्टैटिक है। जैसे ही मैं येस बोलूँगा तो देखो ये गोल घूमने लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी आप ऑनलाइन मोड में हो, ऑनलाइन मोड में हो और आप अब प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अभी आपका जो प्रोजेक्ट है जो हमने डाउनलोड किया उसका नाम यहाँ पे आ गया। मतलब अब आपका सिमुलेटर इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए रेडी हो गया है। ठीक है, पहले जब तक हमने डाउनलोड नहीं किया था तब तक यहाँ पे आपका नाम नहीं आ रहा था। तो अब आपका यहाँ पे नाम आ गया, आप ऑनलाइन में चले गए, तो फिर से आपको यहाँ पे आके अब यहाँ पे आपको रन मोड में जाना है। मतलब आप इस प्रोजेक्ट को सिमुलेशन में रन करने जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ। फिर से मुझे मैसेज आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज प्रोसेसर मोड टू रन। तो हाँ भाई, मुझे इसको रन करना है। तो रन करने के बाद आप यहाँ पे मॉनिटर करना, अभी हमारे जो लाइंस है वो ब्लू लाइंस है। जब मैं रन मोड में येस करूँगा तो इसमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको दिखेगा। तो देखो ये अभी डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो गए, बोल्ड हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप सिमुलेशन में आपके प्रोग्राम को रन करने के लिए रेडी हो गए। और सिमुलेशन में प्रोग्राम को रन करने के लिए आप रेडी हो गए, इसलिए आपके जो लैडर है उसके जो दो वर्टिकल्स है पॉजिटिव और नेगेटिव के, उनमें सप्लाई आ गया। और ये सप्लाई जो है ये एक सिमुलेशन का सप्लाई है।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने प्रोजेक्ट बना दिया, उसके बाद हमने उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हम ऑनलाइन गए, ऑनलाइन जाने के बाद हम रन मोड में गए, रन मोड में जाने के बाद ये ग्रीन हो गया। अब हमें इसको इनपुट देना है, तो अब हमें इनपुट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे मुझे इनपुट देना है, जिस इनपुट को उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक मतलब आपके माउस में जो राइट हैंड साइड का क्लिक होता है उसके ऊपर आपने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपको करना है टॉगल बिट। टॉगल बिट का मतलब ये होता है कि आपका जो स्टेट है इनपुट का उसे वो चेंज करेगा। मतलब करंट स्टेट जो मेरे इनपुट का है वो 0 है, तो मैं जब टॉगल करूँगा तब ये 1 हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आप चेक भी कर सकते हो। तो वो कैसे चेक करोगे, देखो अभी ये जो हाईलाइटेड है I00 ये इनपुट है जो हमने इस इनपुट के साथ अटैच किया है। तो जैसे ही मैं इसको टॉगल करूँगा तो ये जब 1 करेगा तो यहाँ पे भी मुझे 1 दिखाई देगा, और जैसे ही ये 1 हो जाएगा तो ये आउटपुट को भी ऑन करेगा और आउटपुट भी 1 हो जाएगा। तो अगर मैं अभी आउटपुट को देखता हूँ तो अभी मेरा आउटपुट भी 1 है, आप दोनों चीज़ें देख लो, और मेरा अभी इनपुट भी 1 है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपकी अभी सॉरी, मेरा अभी आउटपुट भी 0 है और मेरा इनपुट भी 0 है। मैं जैसे ही यहाँ पे टॉगल बिट करके इनपुट दे दूंगा तो इनपुट यहाँ 1 होने के बाद आउटपुट मेरा ऑन हो जाएगा, इनपुट भी 1 हो जाएगा, आउटपुट भी 1 हो जाएगा। और इस तरह से आप आपके इनपुट का स्टेट और आउटपुट का स्टेट आपके डेटा फाइल्स में मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डेटा फाइल में मॉनिटर करने का पर्पज़ क्या है, ताकि एक जगह पे देख के आपको पता चल जाता है कि कौन सा इनपुट 0 है, कौन सा इनपुट 1 है। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर अगर हो गई है तो अभी मैं इस इनपुट को टॉगल करके 1 करता हूँ। तो देखो मैंने इसको 1 किया, अब देखो ये भी ग्रीन हो गया क्योंकि ये 1 है, और मेरा आउटपुट भी ग्रीन हो गया। इसका मतलब सिमुलेशन में मेरा आउटपुट जल गया। अगर अभी मैं जाके चेक करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरा इनपुट 1 हो गया, एट द सेम टाइम मेरा आउटपुट भी 1 हो गया, राइट। अब अगर मैं जाके इसको राइट क्लिक करके फिर से टॉगल करता हूँ तो जो 1 था वो 0 हो गया, आउटपुट भी मेरा ऑफ हो गया। तो यहाँ जाके अगर मैं चेक करूँगा तो मेरा इनपुट भी 0 हो गया और आउटपुट भी 0 हो गया। तो इस तरह से मैं इस तरह से हमने देखा कि बेसिक पहला प्रोग्राम हमें कैसे करना है, हेल्प कैसे यूज़ करनी है, आपके प्रोजेक्ट को कंपाइल कैसे करना है, आपका प्रोजेक्ट कंपाइल होने के बाद आपको प्रोजेक्ट को डाउनलोड कैसे करना है सिमुलेशन में, डाउनलोड करने के बाद आप सिमुलेशन में उसको कैसे चेक कर सकते हो, फिर ऑनलाइन कैसे जाना है, ऑनलाइन जाने के बाद ये रन कैसे होता है, और फिर इसको रन करने के बाद ये आप इनपुट और आउटपुट में स्टेट को कैसे चेक कर सकते हो। ये बहुत बेसिक चीज़ आज हमने देखी। जब आपका काम हो जाता है तो आपको वापस आपका जो प्रोजेक्ट है उसको ऑफलाइन मोड में लाना है। तो जब आप इसको ऑफलाइन मोड में लाते हो तो ऑफलाइन मोड में लाने के टाइम पे आपको फिर से मैंने अभी क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक करके मैंने बोला कि गो ऑफलाइन, तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स में वो क्या बोल रहा है, सेव चेंजेस टू कन्वेयर। तो इस स्टेज में जाके हमें कन्वेयर में कोई भी चेंजेस सेव नहीं करने। तो वो चेंजेस सेव क्यों नहीं करने, मान लो मैं यहाँ पे आके मैंने मेरे इसका स्टेट चेंज कर दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 था वो मैंने 1 कर दिया, और अब मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऑफलाइन जाने के टाइम पे अगर इसको सेव येस करता हूँ तो ये स्टेट भी सेव हो जाता है, और स्टेट चेंज हो जाने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो डिबग करने के लिए आपको मुश्किल होता है। तो बेसिकली आपको इस स्टेज में सेव चेंजेस टू कन्वेयर को नो करना है। नो करके मैं मेरे प्रोजेक्ट से बाहर आ गया, और उसके बाद चाहिए तो आप आपके प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। तो ये रहा हमारा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने एक प्रोग्राम बेसिक देखा, उसको रन करके देखा। आपको अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज़ है, तो आप एक बार ये वीडियो फिर से देख लो। उसके बाद जो मैंने करके दिखाया उसका प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे बैठ के आप ट्राई करो, आपको ये करना आना चाहिए। और अगर फिर भी नहीं आता है
तो ऑफिस में आप मेरे साथ बात करो, डिस्कस करो, जो डाउट्स है, जो क्वेरीज़ है, तो वो क्वेरीज़ मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से उसे एक्सप्लेन करूँगा। और फिर अगले लेक्चर में हम जो रिलेटेड एडवांस टूल्स हैं जो आज हमने नहीं देखे, वो टूल्स अगले लेक्चर्स में देखेंगे। और उसके बाद फिर आप लॉजिक गेट्स के जो असाइनमेंट्स है वो करने के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और फिर आपको लॉजिक गेट से स्टार्ट करना है। थैंक यू।